तो कनेक्ट होइए बेटा सभी लोग, जल्दी से क्लास शुरू किया जाए। तो पिछले लेक्चर में बेटा कहाँ तक बात हुई थी? 1909। तो 1909 में सिर्फ एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई। वो पृथक निर्वाचक मंडल किस प्रकार था, जो आपको मैंने कल डायग्राम दिखाया कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। 60 में 32 गैर सरकारी थे, 28 सरकारी थे। 32 गैर सरकारी में से 27 मनोनीत थे, निर्वाचित थे, 5 मनोनीत थे। 27 निर्वाचित सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया निर्वाचक मंडल को। 13 स्थान दिया गया किनको बेटा? सामान्य मतदाता। ध्यान रखना, हिंदू नहीं, लेकिन सेंस हिंदू से ही लगाया गया था। तो सामान्य मतदाता को 13, वर्ग मतदाता को 12, विशेष मतदाता को 2। वर्ग मतदाता को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया। एक को कहा गया मुस्लिम, 6 स्थान दिया गया। एक कहा गया जमींदार। ये 6 जो मुस्लिम वाला था, यही संदेह के घेरे में था कि आखिर ये क्यों किया गया। बस यही सांप्रदायिकता की शुरुआत थी। अब जाहिर सी बात है बाकी भी डिमांड करेंगे या किसी को आपने संतुष्ट करने की कोशिश किया। ठीक है बेटा, ये हो गया है। लास्ट के 3 अधिनियम, और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी क्राउन के शासन के समय, बोले बेटा, आज लग रहा है हमारे मित्र ईद उद मना रहे हैं। ठीक है, कई लोग अभी जुड़े ही नहीं। बहरहाल, क्राउन के शासन के समय के 3 अधिनियम। पहला 1919 शासन अधिनियम, ये गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है इसको। और दूसरा 1935 भी शासन अधिनियम ही है। जाहिर सी बात है दोनों शासन अधिनियम अभी बचे हैं, हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा है जो औपचारिकता है, माने इस अधिनियम से भारत पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना था। प्रभाव सिर्फ ये पड़ना था कि हम स्वतंत्र हो गए, और वो था बेटा 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो असर इनका हुआ है, यह तो सिर्फ भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पारित किया, और पारित करके उन लोगों ने कहा, पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, पारित करके इन लोगों ने बता दिया कि हाँ भाई हाँ, अब भारत को स्वतंत्र कर देंगे हम। बड़ी मेहरबानी दिखा रहे हैं हम लोग, है ना। तो पढ़ेंगे। तो पहला बेटा शुरू किया जाए, 1919 भारत शासन अधिनियम। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को भाई, जल्दी से जुड़े। पूर्व की भांति बेटा, जैसा कि हम लोगों ने सारे अधिनियमों के साथ देखा कि इस अधिनियम के पहले भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने इस अधिनियम पे असर डाला होगा। तो थोड़ा उन बातों पे नजर रखते हैं। 1909 से 1919 के बीच में क्या कुछ हुआ, भारत में भी और विश्व में भी। भारत में क्या हुआ उस पर तो नजर हम लोगों को डालना ही डालना है, लेकिन पूरे विश्व में क्या कुछ हुआ नजर उस पर भी डालना है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, यानी जो जिस आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया उसको रद्द किया गया। कहीं ना कोई असर तो इस पर रहा ही होगा। 1915 में ब्रिटेन ने तुर्की पे हमला कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला बेटा?
14 से 18 तक चला, मैंने इस बीच में प्रथम विश्व युद्ध रहा। और इसी विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की पे हमला कर दिया 1915 में। और तुर्की पे हमला करना ही अंग्रेजों के लिए एक ऐसा कदम था जो इनके भारत में किए धरे पर पानी फिर गया। यानी बड़े जतन से जो इन लोगों ने भारत में अपनी पूरी शतरंज की विसात बिछाई थी, वो सब चौपट हो गया। क्योंकि जितना इन्होंने जद्दोजहद मुस्लिम को अपने पक्ष में मिलाने के लिए कहा था, एक झटके में सारी कहानी खत्म हो गई। और भारत ही नहीं बेटा, पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए कि भाई इस्लाम पे हमला है, ये हमारे खलीफा पे हमला है, तो जाहिर सी बात वो नाराज हो ही गए। एक और घटना हुई थी बेटा, जिसका प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर पड़ा। जब आप सुनते हैं ना कि मोहल्ले में किसी पड़ोस के घर में कोई घटना हुई, तो अपने घर वाले भी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। घटना आपके साथ नहीं हुई, लेकिन सतर्क थोड़ा वो भी हो जाते हैं कि भैया मेरे घर में कुछ गड़बड़ ना हो। एक्चुअल में आपको पता है 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसको हम लोग कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, और जिससे रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई। यानी साम्यवाद की स्थापना रूस में हो गई बोल्शेविक क्रांति के बाद, और वो बन गया यूएसएसआर 1917 से। जिसमें रूस में क्रांति हुई बेटा, वहां पे जारों का शासन था, उसको जारशाही कहा जाता था। ये बहुत ताकतवर लोग थे और बहुत क्रूर शासक थे जार, और रूस की जनता ने उनको उखाड़ फेंका। पूरा रूस की सड़कें खून से लाल हो गई, लेकिन जारों को उखाड़ फेंका। उनका हाल देख के इधर थर थर कांपने लगे भारत में। अगर जारों के शासन को उखाड़ फेंका जा सकता है, तो भारत में तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, भारत में भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनके दिमाग में असर तो हुआ ही। लेकिन उसके पहले एक हमारे यहाँ अधिवेशन हुआ था, कल बात हुई थी आपसे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन में वही खुन्नस निकाला मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ, और वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिए। जो कांग्रेस के विरोध के नाम पे अब तक जो वो गुड़ागड़ित कर रहे थे, वो उनकी गणित फेल हो गई, और उधर भी कंप्रोमाइज हो गया नरम दल और गरम दल में। यानी 1916 जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो एक माइलस्टोन बना, सब एक साथ आ गए। और स्थिति ये बनी कि सबके एक साथ आने से अंग्रेज अब घबरा गए कि भाई फूट डालो और राज करो वाली जो उनकी रणनीति थी, उसमें अब थोड़ा सा सेंध लग गई। और आपको पता है कि 1917 में लॉर्ड लिल्थगो ने एक अगस्त घोषणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने भारतीयों को संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश की। कुल मिलाजुला के इन घटनाओं का असर दिखा, और असर ये दिखा कि भारतीयों की जो मांगे थी, जो अब तक वो दरकिनार कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम इसको मानेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं ना बेटा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की मिली भगत थी, और इन लोगों ने फिर कुछ ऐसा करने का प्रयास किया कि भारतीयों को कुछ और समय तक बरगलाया जा सके, संतुष्ट किया जा सके। तो घटना में फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जिन घटनाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, पहला तो यही बेटा कि बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। दूसरा प्रभाव अगर आप देखें तो कहीं न कहीं लखनऊ अधिवेशन का प्रभाव पड़ गया। तीसरा प्रभाव कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का पड़ गया। चौथा प्रभाव अब कह सकते हैं रूस की क्रांति का पड़ गया। देखो, क्रांति या रिवॉल्यूशन जो होती है ना, वो बड़ी विचित्र स्थिति होती है, छुआछूत की बीमारी जैसी होती है। बागी बना देते हैं लोगों को। जैसे घर का एक बच्चा अपने घर से विद्रोह किया, तो बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, अरे हम भी विद्रोह कर दें। अच्छा, अभी हाल में देखो, मिस्र में क्रांति हुई, हुस्नी मुबारक की सरकार नस्तो नाबूद हुई। अरे हाल में देखो, और लीबिया में गद्दाफी चले गए ना, पड़ोसी हैं दोनों, मिस्र और लीबिया पड़ोसी देश हैं। ये तो जब जैसे कोई घटना होती है ना, तो दूसरा भी थोड़ा सा उसे मोटिवेट होता है कि भाई हम भी ऐसा कर लें। तो अंग्रेज घबरा गए, कहीं ये ना मोटिवेट हो जाए, भारत के लोग ना मोटिवेट हो जाए। और भारत के लोग अगर मोटिवेट हो गए तो फिर अंग्रेजों के यहाँ से जाने में वक्त नहीं लगेगा। तो इसके पहले कि भारतीय का मन बिगड़े, कुछ गड़बड़ हो, बवाल तो चल ही रहा था।
तो उन लोगों ने 1919 का अधिनियम बना के हमें हाईली सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया। और इसमें कोई शक शुबहा नहीं है बेटा कि काफी हद तक भारतीयों को उनकी मांगों के अनुरूप संतुष्ट करने का प्रयास किया। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा 2 लाइन लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। 1919 भारत शासन अधिनियम के आने के कारण ऑनलाइन सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। और कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्लास पूरी अटेंड करें। ये वीडियो बाद में देखने वाला मामला बहुत ठीक नहीं है भाई। ठीक है बेटा? तो क्रम से क्रोनोलॉजी के आधार पर लिखेंगे, पहली घटना, दूसरी घटना, लाइक दिस। पहला लिखें, बंगाल विभाजन का रद्द होना, ये भारतीयों के दबाव का ही परिणाम था। बंगाल विभाजन का रद्द होना 1911। देखो इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं था बेटा, ऐसा नहीं था कि उससे बड़ा प्रभावित, लेकिन दबाव था ना, प्रेशर था ना, उसी प्रेशर के परिणाम स्वरूप इन्होंने ऐसा किया। तो प्रेशर तो अब अधिनियम पे भी असर डालेगा ना बेटा। अगला, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि विश्व युद्ध से भारत पे क्या लेना देना था, लेना देना था। वो इंपैक्ट कैसे हुआ वो थोड़ा आपको देखो। एक बात बताएं बेटा, 2 विश्व युद्ध हुए। 2 विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया में क्या किया क्या नहीं किया वो पूरी दुनिया समझे बुझे, लेकिन हम लोगों का तो बड़ा अच्छा किया। और मैं तो कह रहा हूं बेटा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना हुआ होता, जो मेरी समझ है, तो भारत शायद स्वतंत्र भी ना हुआ होता 47 में। बहुत बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध जो भारत स्वतंत्र हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध बहुत बड़ा कारण था जिसमें भारत में इतने सुधार करने पड़े इनको। अभी एक युद्ध और हो रहा है, इस पे भी असर होगा भारत पे, और असर हो ही रहा है। भारत के तो पूछो मत, बड़ी पूछ बढ़ गई है, बड़ी डिमांड बढ़ गई है। ये जब भी दुनिया में कुछ इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है बेटा, तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है, पूरा विश्व परिदृश्य बदलता है। हाँ, किसी के पक्ष में किसी के भी पक्ष में वर्ल्ड ऑर्डर होता है, लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है वो कुल मिला जुला के मुझे लगता है भारत के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि भारत का रसूख बढ़ गया है, भारत का कद बढ़ गया है। और वजह इसके पीछे ये थी कि भारत की विदेश नीति, इतनी शानदार हमारी विदेश नीति रही कि उसने भारत के कद को बढ़ा दिया। हम किसी के पक्ष में नहीं है, भारत किसी के पक्ष में नहीं है, ना भारत रशिया के पक्ष में है, ना भारत अमेरिका के पक्ष में है। भारत सत्य के पक्ष में है, जो सही होगा हम उसके साथ रहेंगे। और पूरी दुनिया की औकात इतनी नहीं है किसी देश की वो खुल के कहे कि हम सत्य के साथ रहेंगे। पक्ष में आना होगा, या तो मेरी ओर या तो मेरे दुश्मन। और भारत ने कहा ना तेरी ओर न तेरे दुश्मन, हमारा जिधर मन करेगा हम उधर रहेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका की भी हालत देख रहे हो, आप देख रहे हो भारत रशिया से हथियार खरीद रहा, S-400 खरीद रहा, भारत रशिया से तेल खरीद रहा, और अमेरिका की हालत यह है वो भारत को कुछ बोल भी नहीं पा रहा, जबकि भीषण प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने कि कोई देश रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। भारत को नहीं रोक रहा, कह रहा भारत को छोड़ के कोई हथियार नहीं खरीदेगा रशिया से, भारत को छोड़ के। तो ये हमारा कद है ना। और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है ना बेटा, वो नियम आपकी हैसियत के हिसाब से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या होता है? अमेरिका पूरी दुनिया का कोतवाल है क्या? वो जो चाहेगा नियम बनाएगा सबके लिए, नहीं मानेंगे नियम। औकात होनी चाहिए ना कहने की, और है हमारी औकात, और हम कह रहे ना, तो कह रहे ठीक है आपको छोड़ के, जो भी हम नियम बना रहे हैं वो आपको छोड़ के। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि हम लोगों का वजूद है और हमारी विदेश नीति है जिसमें ये सब हुआ। तो हमेशा बेटा जब भी पूरे विश्व में कुछ बड़ी घटना होती है
तो देशों के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक असर तो हुए ही। प्रथम विश्व युद्ध का असर यह हुआ कि भारत एकजुट हो गया, और कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, वही हालत हुई। ऐसा नहीं कि कांग्रेस बड़ा पसंद थी मुस्लिम लीग को, लेकिन खाली उनकी मजबूरी थी कि अंग्रेजों के ये दुश्मन हैं और अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, तो ये हमारे दोस्त हो गए। उनको चिढ़ाने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनको तड़पाने के लिए वो आ गए उस मंच पे कि अंग्रेज एकदम जल भुन जाए, और जल भुन गए। ये सारी किया धारा सब मिट्टी में मिल गया। तो ये हुआ बेटा, क्लियर है? लिखें। प्रथम क्या लिखा बेटा? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। 1915 में ब्रिटेन ने तुर्की पर हमला कर दिया। ये सारी घटना 1909 और 1919 के बीच में है बेटा। क्लियर हुआ बेटा? बोल नहीं रहे हो? तो जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखें जिनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा इस अधिनियम पर। तो पहला जो प्रभाव दिख रहा है वो दिख रहा है क्या बेटा? 1911 बंगाल का विभाजन रद्द करना। दूसरी जो घटना दिख रही है वो दिख रही है कि ब्रिटेन का तुर्की पर हमला कर देना, आक्रमण कर देना। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ, और ये घटना हुई वास्तव में 1915। बोले बेटा? 1915 की घटना ने 1916 की घटना को जन्म दे दिया। ना 15 में ब्रिटेन ने तुर्की पे हमला किया होता, ना 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह हुआ होता। तो तीसरी घटना हुई बेटा 1916 लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जिसमें भारत के सारे ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई। नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब एक प्लेटफॉर्म पे दिख गए। चौथी घटना भारत में तो नहीं हुई, लेकिन दिमाग पे असर कायदे से हो गया, और वो घटना हुई 1917 में, जिसको आप लोग रूस की क्रांति भी कहते हैं, या इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, या इसे साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं। ये मार्क्स से प्रभावित थी, मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थी। मार्क्स को कभी पढ़ा है? हाँ, कार्ल मार्क्स। हाँ, दास कैपिटल किताब है उनकी। तो कुछ मार्क्स की सोच का आइडिया लगा? मार्क्स क्या कहते थे? हाँ, एक्चुअल में आप देखोगे कि पूरी अर्थव्यवस्था जब कभी पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़ना होगा, तो टिपिकल दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। उसके पहले एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, जिसको कहते थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत विस्तार में जाना भी ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि सब कुछ निजी हाथों में होगा। यानी संसाधन से लेके उत्पादन तक, और उत्पादन से लेके कीमत तक, सब कुछ किस हाथ में होगा? निजी हाथ में। एक उदाहरण से समझो, मार्केट में आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है, किसी का उदाहरण ले लो, साबुन की बात कर लो, सोप की बात कर लो, शैम्पू की बात कर लो, मोबाइल की बात कर लो, कार की बात कर लो, एसी की, पंखे की, किसी चीज की बात कर लो। उसकी कीमत कितनी होगी ये भारत सरकार निर्धारित करती है। आपसे पूछ रहे हैं, आलू कै रुपया किलो बिकेगा, ये भारत सरकार निर्धारित करती है ना? भारत सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। करती है, दूसरा तरीका है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि एप्पल का फोन 1 लाख का बिकेगा, ये भारत सरकार ने निर्धारित किया? एप्पल की कंपनी निर्धारित की, और एप्पल का फोन अगर 1 करोड़ का बेच सकता होगा तो 1 करोड़ का बेचेगा। अगर उसको लगेगा कि 1 करोड़ में मेरा फोन बिक सकता है तो 1 करोड़ में बेचेगा। मेरे इंस्टीट्यूट की क्या फीस होगी ये भारत सरकार निर्धारित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, ये मैं निर्धारित करूंगा। कोई वकील अपने क्लाइंट से कितनी फीस लेगा ये भारत सरकार निर्धारित करेगी? नहीं, वकील निर्धारित करेगा। एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ कितनी फीस लेगा ये सरकार नहीं निर्धारित करेगी, वो डॉक्टर निर्धारित करेगा, और डॉक्टर अपनी हैसियत के अनुसार निर्धारित करेगा। आपके यहाँ वकील है, वो तारीख पे 50 रुपया मांगते हैं। अगर तारीख मिल जाती है तो अपने क्लाइंट से कहते हैं 50 रुपये दीजिए, और क्लाइंट भी इतने चालाक हैं कि कह देते हैं फुटकर नहीं है, ठीक है, हाँ अगली बार ले लीजिएगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, 10 लाख देने होंगे।
बहस हो ना हो, वकील अगर गाउन पहन के कोर्ट में घुस गया सीनियर वकील, तो 10 लाख अकाउंट में भेज दीजिए, उसकी औकात है लेने की, सो वो लेता है। तो क्या इस पे सरकार प्रतिबंध लगाती है कि काहे 10 लाख ले रहे हैं? एक डॉक्टर है जो फ्री में पेशेंट देखता है, सिर्फ दवाई अपने यहां से दे देता है। ऐसे तमाम डॉक्टर मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जो पेशेंट को देखने की फीस नहीं लेते। हाँ, बस थोड़ा उनका एक निवेदन रहता है कि दवाई जो लिखेंगे यहीं से ले लीजिएगा। तो बात घुमा फिरा के वही है, इसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो 2-2 हजार 5-5 हजार फीस लेते हैं सिर्फ 10 मिनट आपको देखने के लिए। तो क्या इस पे सरकार प्रतिबंध लगाती है? नहीं। लूटो जितना लूट सको। बस एक निवेदन है कि लूट में थोड़ी हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भारत सरकार बस ये निवेदन करती कि लूटो कस के, लेकिन लास्ट में बताना कितना लूटे, तो थोड़ा हमारा भी हिस्सा उसमें होगा, वो हमारा वाला दे देना, बाकी कोई आपत्ति नहीं है। और अगर ये पूंजीवादी के विरुद्ध अगर होती साम्यवादी व्यवस्था, तो किसी डॉक्टर की औकात नहीं थी वो आपसे फीस लेगा, और किसी दवाई वाले की हैसियत नहीं थी कि पैसा लेके दवाई देता। सब कुछ सरकार मैनेज करती। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, मेदांता हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर दोनों जगह है ना। एक जगह डॉक्टर निःशुल्क आपको देखता है, वैसे नियम यह है कि दवा भी निःशुल्क दे दे, वो दे ना दे वो अलग चीज है। और एक जगह डॉक्टर आपका खेत उतना बिकवा दे तो मैं अपना नाम बदल दूं, है ना भैया जी। तो ये एक पूंजीवाद है, एक साम्यवाद है। चूंकि भारत में दोनों है, इसलिए भारत में दोनों का आनंद आपको मिलता है। प्राइमरी स्कूल एक तरफ और एक तरफ दून कॉलेज। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए, आप मैनेज कर लो। तो हम लोग तो बड़े चालाक लोग रहे, हम कहीं एक तरफ नहीं जाएंगे भैया, दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। तो ये साम्यवाद की शुरुआत हुई, और मार्क्स के विचारों से प्रभावित स्टालिन, लेनिन, इन लोगों ने रूस में क्रांति कर दिया, जारों को उखाड़ फेंका। भारत पे असर हो गया, अंग्रेज डर गए, अंग्रेज घबराने लगे। तो कहने का मतलब ये था बेटा कि दूरगामी असर तो होता ही है। 1919 के अधिनियम पे इसका असर हुआ। तो इन चार चीजों का कल को यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन घटनाओं का 1919 भारत शासन अधिनियम पे प्रभाव पड़ा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि 1909 से 1919 के बीच में घटनाएं क्या क्या हुई। तो आप अगर गौर से देखो तो क्या ये घटनाएं 1909 1919 के बीच में नहीं हुई? तो इनका प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा बेटा, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो कहां तक हम लोग 1917 हो गया बेटा? बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति? आप लिख लीजिए, चौथा वाला भी लिखें। 1917 रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति? देखिए बेटा, जो नॉलेज है ना वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भी आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, बोल नहीं रहे हैं, अभी हम लोग हैं संवैधानिक विकास के क्रम में। क्लियर है? और आपकी परीक्षा में पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अब ये प्रश्न इतिहास का है, ये प्रश्न संविधान का है, ये प्रश्न किसका है, इससे आपको क्या लेना देना है? बस आप बता दीजिए कब हुई, बात खत्म। बोल्शेविक क्रांति किसके विचारों से प्रभावित थी? ये संविधान है। इसीलिए जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना बेटा, तो कई चीजों का नॉलेज बढ़ता है, जबकि पढ़ तो रहे हैं संविधान हम लोग, बोल नहीं रहे बेटा। लेकिन इसमें आ गया बोल्शेविक क्रांति भी आ गई। इसमें यह भी आपको पता चल गया कि ब्रिटेन ने तुर्की पे कब हमला किया, और तुर्की का जो शासक था वो खलीफा था। बोल नहीं रहे। खलीफा मतलब मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु। ये सब कॉन्सेप्ट अब आपको आइडिया लग रहा है ना बेटा, तो बिना पढ़े लिखे ये थोड़ी आइडिया लगेगा। क्लियर है? 12 कुछ नेट की प्रॉब्लम दिख रही है, चलिए कोई बात नहीं है, अध्ययन करते हैं। अब 1919 के अधिनियम की कुछ विशेषताओं को बेटा देखते हैं, कुछ खासियत को हम लोग देखते हैं कि 1919 के अधिनियम की क्या विशेषताएं रही हैं, क्या स्पेशलिटी रही है ना बेटा। एक मैं बोल रहा हूं उसको गांठ मार लेना।
1919 के अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, सबसे खास विशेषता रही है, इस अधिनियम के पहले पहली बार प्रस्तावना लिखी गई। अब तक जितने भी अधिनियम आए, किसी अधिनियम के पहले प्रिम्बल या प्रस्तावना जैसी चीज नहीं थी। 1919 के अधिनियम के पहले पहली बार प्रस्तावना लिखी गई, प्रिम्बल लिखा गया, उद्देशिका लिखा गया, ये जो अधिनियम आ रहा है इसका उद्देश्य क्या होगा। और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव हमारे संविधान पर भी पड़ा। यानी हमारे संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य जो लाया गया, उद्देशिका लाई गई, प्रस्तावना लाई गई, उस पे 1919 का प्रभाव है और ये आपसे पूछा गया है और आपको बताना होगा। क्लियर है बेटा? तो लिख लें। पहली बार किसी अधिनियम के पूर्व, पहली बार किसी अधिनियम के पूर्व उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से। किसी अधिनियम से पूर्व क्या बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्लियर है? तो तय हो गया ना बेटा कि 1919 भारत शासन अधिनियम के जो पास्टुलेट आए, जो प्रावधान बनाए, वो तो बनाए ही गए, हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले उन लोगों ने क्या किया बेटा? एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1919 का जो अधिनियम आएगा वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आएगा, है ना बेटा? तो क्या उद्देश्य प्रस्ताव में था, किन बातों को उन्होंने कहा, वो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। लिखें। 1919 के अधिनियम के पूर्व, 1919 के अधिनियम के पूर्व उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न बातों को सम्मिलित किया गया। निम्न बातों को सम्मिलित किया गया। तो क्रम से बेटा लिखिएगा और प्लीज याद रखिएगा, ये आपको नहीं पता है, खास करके हमारे जो मित्र अभी शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको अनुभव नहीं है अभी कंपटीशन का, बहुत उनको आइडिया नहीं है। तो मुझे आइडिया है बेटा, मैं थोड़ा पुराना हूँ, ठीक है, काफी अनुभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। देखो मेरा काम यह है कि मैं आपको पढ़ाऊं, और मेरा काम यह भी है कि हम आपको खतरे से वाकिफ कराएं। जैसे एक ट्रेनर होता है ना, जो अपने कमांडर को ट्रेनिंग देता है, तो काहे के लिए ट्रेनिंग देता है? कि भाई कोई ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन में आपको भेजा जाएगा, हम नहीं जाएंगे, है ना? युद्ध भूमि में आपको जाना होगा, ठीक है? और उस युद्ध भूमि में मेरा प्रशिक्षण आपके बहुत काम आएगा, जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ये बहुत काम आएगा। एक बात कि युद्ध भूमि की जो ट्रेनिंग होगी, जो प्रशिक्षण होगा, यानी परीक्षा में जो आप एग्जीक्यूट करेंगे, वो मेरा अनुभव और मेरा प्रशिक्षण यही काम आने वाला है, सबसे अधिक काम आएगा आपको। खाली गोली चलाने के ढंग आने से युद्ध भूमि में नहीं चले जाएंगे, तुरंत मारे जाएंगे। तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना बेटा कि युद्ध भूमि में जब जाना तो ऐसी स्थिति में छुप जाना, ऐसी स्थिति में फ्रंट पे आना है, खतरा किस इलाके में होगा, कहां से हमला ज्यादा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने की, और ये मैं अपने अनुभव से बताऊंगा। तो ध्यान रखना, जो इलाका आप पढ़ रहे हैं यहाँ हमला होगा, और होगा तो कहां से होगा वो हम बता रहे हैं आपको। वो इलाके कौन कौन से, अमूमन वहीं से हमला होता है, क्वेश्चन वहीं से होते हैं, है ना बेटा? पहला लिखें, भारत ब्रिटिश साम्राज्य में बना रहेगा, यह तय हो गया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य में बना रहेगा। तो प्रस्तावना में कम से कम अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो सपना अपना देख रहे हो स्वतंत्र कराने का, ये तो भूल ही जाओ, भारत ब्रिटिश साम्राज्य में तो बना ही रहेगा, इसमें कोई शक सुबह
नहीं है। आगे क्या इरादा है वो हम बता रहे हैं। तो लिखें अगला, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। भारत में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। क्योंकि अभी तक जो सरकारें थी बेटा वो जनता के प्रति उत्तरदायी प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि जो आप लोगों की ये मांग थी ना कि उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी, अब हम स्वीकार कर रहे हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारें बनाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन चालाकी जरा देखो, उन्होंने कहा कि उत्तरदायी सरकारों की स्थापना क्रमिक रूप से की जाएगी। अब देखो भाई, ये बड़ा खतरनाक शब्द होता है। आप हमसे कहें कि सर आप हमारी मदद करेंगे, हम कहा हाँ करेंगे, समय आने दो। तो अब जाहिर सी बात हम खेल खेल सकते हैं इस शब्द के आधार पर। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी, लेकिन उत्तरदायी सरकारों की स्थापना इकट्ठे नहीं की जाएगी, धीरे धीरे की जाएगी। और धीरे धीरे किया, अभी आपको बताएंगे कैसे धीरे धीरे किया, बस नजर बनाए रखेगा 35 तक। लेकिन एक बात है कि थे ईमानदार सब, ठीक है, यानी जो कुछ कहा वो किया। बस ये अलग बात है कि उसमें टाइम लगा या नहीं लगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा उसको एग्जीक्यूट किया। तो पहली बात उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य में बना रहेगा। ये दुनिया भर की जो डिमांड आ रही है इधर उधर से, सुंदरता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और धमाका है, तो इसको भूल ही जाओ, भारत अंग्रेजी साम्राज्य में बना रहेगा। दूसरा कि जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी, लेकिन अभी की जाएगी कि कभी की जाएगी, इसको लेके बहुत 3-5 नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे कि जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना कब की जाएगी, यानी क्रमिक रूप से करेंगे। यहां तक हो गया। अगला पॉइंट बता, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब हाँ, गवर्नमेंट में यानी गवर्नेंस जो होगा उसमें हम भारतीयों की भी भागीदारी लाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? एक और है बेटा, प्रांतों में स्वायत्त सरकारों की स्थापना की जाएगी। प्रांतों में कैसी बेटा? स्वायत्त। स्वायत्त माने नहीं, देखो तो ये तो फिर इंडिपेंडेंट कह देते, लेकिन इसको कहा जाता ऑटोनॉमस। तो इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस में अंतर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि सारी शक्ति आपकी हो गई और जो मन करे वो आप करो। ऑटोनॉमस में ये कहा जाता है कि सारी शक्ति आपके पास नहीं है, शक्ति हमारी है, लेकिन आपको हम स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की अनुमति देते हैं। आप अपने मन से अपना काम करिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है। तो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप देखते हैं कि कहते हैं कि स्वायत्त संस्थान है, कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो अपना सारा काम हम है खुद करते हैं, इनके ऊपर कोई दखल नहीं देता, लेकिन वो किसी न किसी के अधीन होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं, इमिग्रेशन कॉलेज है इलाहाबाद में, ऑटोनॉमस कॉलेज है, अपना पेपर बनाता है, अपनी परीक्षा लेता है, अपनी कॉपी चेक करता है, सब कुछ करता है, बट वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधीन है। यूपी कॉलेज बनारस का ऑटोनॉमस कॉलेज, लेकिन बीएचयू के अधीन। ऑटोनॉमस का मतलब यही है कि वो सिलेबस, परीक्षा, पैटर्न, पेपर सब अपने करेंगे, लेकिन जो छाया है ना वो बीएचयू की छाया में ही रहेंगे। क्लियर है बेटा? इन्होंने कहा हम प्रांतों को स्वायत्तता देंगे, प्रांतों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे, स्वायत्तता दे रहे हैं, आप जो मन करेगा वो काम करेगा। तो ये बेसिक चीजें थी बेटा जो इनके प्रस्तावना में दिखी। तो भावना तो समझ में आई गई इनकी।
भावना ये समझ में आ गई कि कहीं वो भारत को स्वतंत्र करने के मूड में नहीं है, लेकिन आपकी जो मांगे हो रही हैं उस मांगों को सुनने के मूड में है, स्वतंत्रता को छोड़ के। भाई शासन करने की इरादा है, आओ शासन कर लो। प्रांतों को आप चाह रहे थे कि प्रांत डिसीजन अपना खुद ले लें, क्या करना है क्या नहीं करना, वो कह रहा हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाना कि हम आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब एक छोटी सी हेडिंग बना लें, 1919 के अधिनियम के प्रावधान। 1919 के अधिनियम के प्रावधान। इस अधिनियम में क्या क्या बेटा बनाया गया? अच्छा, एक प्रश्न पूछेंगे बेटा, जवाब दीजिएगा। ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, या जैसे आपने कहा था बेटा कि कार्यकारिणी, तो गवर्नर जनरल की परिषद या कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? अब तक हम लोगों ने पढ़ा 8 हो गई थी। अरे 1909 में पढ़ा 8 हो गई थी, 8 + 1 गवर्नर जनरल, अरे सॉरी वायसराय, तो 8 थी। लेकिन नया ये किया गया कि इसमें पहली बार 3 भारतीयों का प्रावधान किया गया, यानी वायसराय की कार्यकारिणी जो 8 लोगों की थी, इसमें 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। अगर मोटे मोटे रूप में कहो तो एक तरह से मंत्री ही बना दिया, यानी अब वो भी शासन वासन में, तो शासन में भागीदारी सुनिश्चित किया, जो कहा था वो किया ना। उन्होंने कहा कि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। यानी जो वायसराय की 8 सदस्यीय परिषद होती थी, कार्यकारिणी होती थी, उन्होंने पहली बार इसमें 3 भारतीयों को जगह दिया। लिख ले, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में कितने बेटा? 8 सदस्य होते थे, जिसमें पहली बार थोड़ा बड़ा अधिनियम है बेटा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराइएगा नहीं। अब किनारे पहुंच ही रहे हम लोग, घबराने की क्या जरूरत है। एक 1935, 1947 तो बस एक औपचारिकता है। क्लियर है बेटा? हाँ, 3 भारतीयों को परिषद में स्थान दिया गया। क्लियर हुआ बेटा? अब थोड़ा जो हम बोलेंगे ध्यान से देखना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत से ब्रिटेन में एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि भारत से ब्रिटेन में एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, तब जबकि भारत मंत्री वहीं बैठा हुआ है, भारत परिषद ब्रिटेन में है। ये नौटंकी नहीं तो क्या है, ये ड्रामा नहीं तो क्या है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो खुद ही ब्रिटेन में बैठा हुआ है, तो भारत से एक पदाधिकारी के ब्रिटेन में नियुक्त करने का क्या अभिप्राय? और अगर करना था तो भारत मंत्री देखे। अरे भाई एक चीज बताओ, जब भारत मंत्री ब्रिटेन में ही बैठा हुआ है, इंडिया सेक्रेटरी, उसकी काउंसिल वही बैठी हुई है, तो जो करना उन लोगों को अधिकार दीजिए। अधिकार आप क्या दोगे? वो वायसराय अधिकार देंगे, इनकी औकात है। अरे वो ब्रिटेन की संसद के लोग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये क्या हुआ बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहा गया कि ब्रिटेन में एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उस पदाधिकारी का नाम रखा गया इंडिया हाई कमिश्नर। आराम से सुनो, घबराओ नहीं। उस पदाधिकारी का नाम रखा गया इंडिया हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त। एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई ब्रिटेन में। अब जरा इसकी नियुक्ति का ड्रामा देख लो। कहा गया कि इसकी जो नियुक्ति है वो करेगा वायसराय, लेकिन इसकी नियुक्ति के पहले वो भारत मंत्री से अनुमति ले लेगा। यानी भारत मंत्री से पूर्व अनुमति के बाद वायसराय ब्रिटेन में एक पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जिसका नाम होगा इंडिया हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त। अब इनका कुछ काम रहा होगा, वहां रह के क्या करेंगे ये? तो बताया गया कि जो भारतीय व्यापारी हैं, जो भारतीय छात्र हैं, जो ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे होंगे, उनको ये असेस करेंगे, उनको ये सपोर्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? अरे भाई भारतीय छात्र पढ़ते थे ब्रिटेन में,
मैंने सुना नेहरू वहरू जी उधर ही के पढ़े हुए हैं अम्बेडकर जी भी इधर ही उधर पढ़े हैं। वो संख्या बहुत ज्यादा थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन हाँ ब्रिटेन में भारतीय छात्र पढ़ा करते थे और उच्च वर्ग के लोग या उनसे संपर्क वाले लोग वहां अध्ययन करते थे, उन्हीं को ज्यादा खुश करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने एक पदाधिकारी की नियुक्ति किया। तो आप भी लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट बना के। भारत में ब्रिटेन के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एक पदाधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नाम थोड़ा ध्यान से लिखना और थोड़ा इसलिए भी ध्यान से लिखना कि देखो टेस्ट वेस्ट भी होने वाला है भैया, क्या पूछा जाएगा मुझे नहीं मालूम, तो सतर्क रहिएगा, है ना। समझदार को इशारा ही काफी है नहीं पेपर आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई जिसे भारतीय उच्चायुक्त इंडिया हाई कमिश्नर कहा गया। दोनों लिख लेना बेटा, इंडिया हाई कमिश्नर या भारतीय उच्चायुक्त कहा गया। क्लियर है? लिखें। भारत मंत्री के पूर्व अनुमति से, भारत मंत्री के पूर्व अनुमति से, यानी भारत मंत्री से पूछ के इसकी नियुक्ति वायसराय करता था। इसकी नियुक्ति कौन करता था बेटा? वायसराय करता था। क्लियर हुआ? अच्छा, तो काम इनका क्या था? एक लाइन वो भी जोड़ लो। देखें, ब्रिटेन में भारतीय व्यापारियों तथा विद्यार्थियों के सहयोग के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? जी बेटा, आजकल हाँ उसी का प्रतिरूप समझ सकते हैं आप। जैसे दूतावास जिसको हम लोग कहते हैं ना, एम्बेसी कहते हैं, तो कुछ एम्बेसी टाइप का ही। अब जैसे ब्रिटेन में भारत का दूतावास है, अमेरिका में भारत का दूतावास है, या दुनिया के हर देशों में है, कुछ अपवादों को छोड़ दें, और दुनिया के देशों के भी दूतावास भारत में काहे रहते हैं? भाई दूतावास का क्या वजूद होता है, क्यों दूतावास खोले जाते हैं? एक तो उस राष्ट्र का प्रतिनिधि उस देश में विद्यमान रहता है, जो उस देश के साथ रिश्तों पे अपनी नजर रखता है। और जैसे भारत का कोई व्यक्ति है ब्रिटेन में, अगर वो सांसद में पड़ता है तो उसकी मदद करेगा इंडिया हाई कमिश्नर, यानी भारतीय उच्चायुक्त। एम्बेसी कह लो, दूतावास कह लो, इसीलिए ये लोग होते हैं। 12, तो ये कह लो शुरुआत हो गई, यानी उन्होंने ब्रिटेन में एक दूतावास जैसी चीज की कल्पना कर ली। अब घुमा फिरा के जैसे भी पूछे कंपटीशन में बेटा जवाब आपको देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहली बार केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया। मतलब क्या है बेटा इसका? हाँ देखो, चूंकि हमारे यहां 2 सरकारें तो बना ही दिया था उन लोगों ने, केंद्र में वायसराय, प्रांतों में उनके गवर्नर। तो ये कि कौन किस इलाके में काम करेगा, इसमें कोई बड़ा हाथ पांच ना होने पाए, इसके पहले बड़ा बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं था। इसलिए लोगों ने क्लियर डिमार्केशन करने की कोशिश किया कि भाई फलाना फलाना केंद्र का विषय होगा और ढिमाका ढिमाका विषय राज्य का होगा। तो पहली बार इस अधिनियम में प्रयास किया गया। क्लियर है? कुछ आना बोलो बेटा। हाँ ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण है बेटा वो थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। पहली बार द्विसदनी व्यवस्था बनाई गई, ये बहुत बड़ी बात थी।
पहली बार केंद्र में 2 सदन बना दिए गए। आज 2 सदन है ना हमारे यहाँ। 1919 के अधिनियम में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था अपनाई गई। तो इसको थोड़ा देख लो बेटा, फिर लिखना। अच्छा, 6 से शुरुआत हुई थी यात्रा, 1953 से। और अभी आप देख रहे हो कि एक सदन क्या 2 सदन हो गए। और अब इन सदनों की साइज वाइज देखोगे बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है ना। थोड़ा देखिएगा बेटा, प्रयास करिए। अब 2 सदन बन गए बेटा। कहां? केंद्र में। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था बनाई गई। तो ये 2 सदन अगर बनाए गए तो दोनों का नाम रखा गया होगा। बोल नहीं रहे, जैसे हमारे यहाँ भी 2 सदन है ना, 2 हाउस है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा। इसकी शुरुआत 1919 में हो गई, है ना। लेकिन आज जैसा डेमोक्रेटिक था नहीं था, ये डिबेट की विषय वस्तु होगी। लेकिन भारत में पहली बार 2 सदन ने देख लिया कि 2 सदन नामक चीज कुछ होती है। ये हमने देखा कब? 1919 में। तो ये 2 सदन जो बनाए गए होंगे उनके नाम रखे गए होंगे। एक को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। हिंदी में क्या कहा गया बेटा? राज्य परिषद कहा गया। इसे ही कहा गया उच्च सदन। क्या कहा गया बेटा? अपर हाउस। इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया? उच्च सदन, या इंग्लिश में अपर हाउस। क्लियर है? दूसरा जो बनाया उसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दूसरा जो बनाया उसका क्या नाम रखा बेटा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में केंद्रीय विधान सभा। और इसको क्या कहा बेटा? लोअर हाउस, निम्न सदन कहा। तो देख लो आज ऐसी डिजाइन तो लगभग लगभग बनी गई। अब थोड़ा सदस्य संख्या देख लेते हैं। इनकी सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई। किसकी? उच्च सदन की। उच्च सदन संख्या 60 और इनकी संख्या 145। देखा, अचानक ग्राफ तेजी से बढ़ गया। हाँ, इसको भी डिमार्केट किया गया होगा, तो इसको भी डिमार्केट कर लिया गया 34, 26। ठीक है बेटा। और यहां पे डिमार्केट किया गया होगा 104 और 41। क्लियर है? अब देख ले, 34 निर्वाचित होंगे, 26 मनोनीत होंगे। 104 निर्वाचित होंगे, 41 मनोनीत होंगे। तो अब वो जो बेईमानी वाला उनके ऊपर आक्षेप लग रहा था उसको काफी हद तक उन लोगों ने खत्म। अरे कहां 104 और कहां 41, और 9 लोग क्या बना बिगड़ लेंगे। वही हाल इधर भी किया। यानी अब देख रहे हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की तरफ कदम इनका तेज हो गया। अब जनता जो चाहेगी वो ना होगा बेटा, तो इसी को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और सुन ले, वोट कौन देता था, मतदान कौन करता था, ये जरा सुन ले। मतदान तो प्रत्यक्ष कर दिया गया, लेकिन मतदान का जो आधार था वो आर्थिक था। अब कैसे आर्थिक था वो थोड़ा सुन ले। राज्य परिषद उच्च सदन माना जाता था, तो जाहिर सी बात है इसमें मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम रखने की कोशिश हुई, सदस्य संख्या भी कम थी। इन्होंने कहा कि इसमें वही मतदान कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय कम से कम 10,000 रुपए हो। फिर से सुनो, इसमें वही भारतीय मतदान कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय कम से कम कितनी? 10,000 रुपए हो।
कब? 1919 में। 1919 में 10,000 जिसकी वार्षिक आय हो, आप उसकी कल्पना कर सकते हो? अभी आप अगर बात करो तो 1947 के बाद या 50 के बाद ढेर सारे जो ठीक ठाक अधिकारी थे, किसी की सैलरी 400 रुपए, किसी की 450 रुपए, किसी की 300 रुपए, जो ठीक ठाक अधिकारी होते थे। नहीं तो अध्यापक लोगों की जो सैलरी थी 45 रुपए, 50 रुपए। और इसका यह मतलब नहीं था कि उनकी जिंदगी बुरी होती थी, उसी में कट जाती थी जिंदगी बढ़िया से। और एवरेज अगर आप देखो तो लगभग 1000 रुपए महीना। तो ये आम लोगों के बस का तो नहीं था। यानी संभ्रांत लोगों को उन्होंने जगह दिया। इसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, इसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। ब्रिटेन में आज भी कुलीन तंत्र है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है ना, इसको कुलीन तंत्र कहा जाता है, अरिस्टोक्रेसी कही जाती है। चुनाव नहीं होता। ब्रिटेन के जो संभ्रांत लोग हैं ना, जो धनाढ्य लोग हैं ना, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सत्ता दी जाती है, उनको लॉर्ड कहा जाता है। कई ठो लॉर्ड तो आपकी नजर में भी आ गए। अरे अभी तो लॉर्ड वार्ड तमाम आए ना, लॉर्ड, ये वही लॉर्ड लोग हैं। अभी एक भारतीय है ब्रिटेन में, बहुत बड़े व्यापारी हैं, स्वराज पाल, कारोबारी हैं, स्टील के कारोबारी हैं, ढेर सारी इंडस्ट्री उनकी है। उनको भी लॉर्ड की उपाधि दी गई। अब उनको बोला जाता है लॉर्ड स्वराज पाल, जैसे लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइप के। तो ये सब है मामला उन लोगों का। तो बस ये ध्यान रखना बेटा कि मतदान तो दिया गया, लेकिन मतदान का जो आधार था वो क्या था? फाइनेंशियल था। तो कहा गया कि जिनकी वार्षिक आय कम से कम 10,000 रुपए हो वो मतदान करेंगे, या जो कम से कम 750 रुपए भूख कर देते हैं वार्षिक, यानी भूमि पे कर लेते थे ना, जो कम से कम 750 रुपए भूख कर देते थे वो वोट दे सकते थे उच्च सदन के लिए। इधर आइए, यहां भी वही सब ड्रामा किया इन लोगों ने, लेकिन हाँ यहां पे थोड़ा सा आधार छोटा कर दिया। इन्होंने कहा जो 50 रुपए वो कर देते हो, 15 रुपए नगर पालिका कर देते हो, या 1000 रुपए जिनकी कम से कम वार्षिक आय हो। यानी कुल मिला जुला के अगर आप देखें तो मतदान का अधिकार तो दिया, बट वो डेमोक्रेटिक आधार पे नहीं था, वो फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे था। वो लोग वोट दे सकते थे। अब अच्छा किया बुरा किया, अब ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने बुरा नहीं किया। देखो, लोकतंत्र में सबके पास अधिकार होना चाहिए, और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी कमी भी है। लोकतंत्र में जब हम सबको एक बराबर अधिकार दे देते हैं तो उसमें नालायक भी हैं, रेडिकल्स लोग भी हैं, मूर्ख भी हैं, देश के विभाजन करने वाले भी हैं, जातिवादी भी हैं, सांप्रदायिक भी हैं, और ये सब अपनी अपनी सोच दिखा देते हैं चुनाव में। लेकिन मजबूरी है कि लोकतंत्र में अगर आप सबको वोट दे रहे हो तो फिर उसमें आप छांट थोड़ी सकते हो कि सांप्रदायिक आदमी है, ये जाति आदमी है, ये फलाना आदमी है। इसका दुष्परिणाम हम लोग झेलते हैं अपने लोकतंत्र में। अरे झेलते हैं कि नहीं झेलते भैया? किसी धर्म को प्रभावित करने की निरंतर कोशिश होती है, किसी जाति को प्रभावित करने की निरंतर कोशिश होती है। यही ना हो रहा है आपके इलेक्शन में? ये सब बीमारियां हैं, पली हुई हैं, तो ये सब हो रहा है, ये सब परेशानी पैदा हो रही है ना बेटा। एक बात कि लोकतंत्र में आप इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इस आधार पे आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि इन आधारों पे अगर रोक लगेगी तो लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे, राजनीतिक लोग ही दुरुपयोग करने लगेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि इसका बढ़िया उपाय जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे का क्राइटेरिया लगाया होता थोड़ा ठीक लगता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो संभ्रांत लोग हैं, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि संभ्रांत लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होंगे तभी ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है कि हमारे सोसाइटी में जो ज्यादातर संभ्रांत हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संभ्रांत होने से करीबी रिश्ता है। तो उन्होंने कहा कि रैशनल लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, तार्किक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लोग वोट दें। उनकी अपनी सोच थी, वो सही थी गलत थी, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये डिजाइन आपको समझ आई बेटा? लिख लें। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की क्या की गई बेटा? स्थापना की गई।
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों का नाम बेटा लिखा जाए। पहला केंद्रीय, नहीं सॉरी, पहला बड़े वाले को लिख लो। पहला लिखो राज्य परिषद। पहला क्या बेटा? राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, या स्टेट काउंसिल भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। इसको क्या कहा गया बेटा? उच्च सदन कहा गया, अपर हाउस कहा गया। सदस्यों की संख्या कितनी बेटा? 60 निर्धारित की गई। सदस्यों की संख्या कितनी? 60। देखो हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं बेटा, है ना। आपको अगर थोड़ा कम डिटेल भी दिमाग में रहेगा तो गाड़ी निकल जाएगी, फंसेगी नहीं। लेकिन पूरा डिटेल पता रहे तो पूरे उत्साह से और पूरी कॉन्फिडेंस से परीक्षा में जाएंगे। इतनी डिटेल में जाने की उनकी हैसियत नहीं है, इतने डिटेल वो नहीं जाएंगे। लेकिन हम डिटेल में अगर बने रहे ना बेटा तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा परीक्षा में कि कुछ भी पूछो, है ना बेटा। सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई बेटा? 60, जिनमें 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत। क्लियर हुआ? कोई डाउट? उच्च सदन कौन था? राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल। क्लियर है बेटा? दूसरा केंद्रीय विधानसभा। दूसरा बेटा केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? क्या नाम दिया गया बेटा? लोअर हाउस, निम्न सदन। क्लियर हुआ? हाँ। सदस्य संख्या कितनी बेटा? 145, 145। ठीक है। 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। क्लियर हुआ? एक नोट बनाइए नीचे और कहानी क्लियर की जाए। दोनों सदनों में मतदाताओं को आर्थिक आधारों पर मत देने की शक्ति दी गई। आर्थिक आधारों पर मत देने की शक्ति दी गई, यानी जो भी मतदान होगा वो आर्थिक शक्ति के आधार पे होगा, जो मैंने आपको आइडिया दिया। क्लियर हुआ बेटा? मोटी मोटी बातें दिमाग में रखें। अब घर पे जाइएगा ना बेटा तो थोड़ा सोचिएगा कि इसमें खास खास क्या है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है। जैसे आपका मन कहेगा कि ये महत्वपूर्ण दिख रहा है, उस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, जो कंपटीशन में मैंने न जाने कितनी बार पूछते हुए देखा, वो अभी आया नहीं, तो अब वो आएगा, है ना बेटा। तो जो आएगा तो आएगा, पहले सुन लो। उन्होंने कहा था ना कि प्रांतों में स्वायत्त सरकारों की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावना में आपने लिखा ना, तो ये असर दिखेगा। क्लियर है बेटा? वही लिखना है, लेकिन लिखने के पहले सुनना है। पहले सुनिए भी फिर लिखिए भी, तो सब ठीक है। उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। अभी चौथी बार सुन रहे हैं द्वैध शासन ना? तीसरी बार भूल रहे हैं। पहला द्वैध शासन बंगाल में लगा 1765 में, जो 1772 तक चला। लो, कोई डाउट है बेटा तो मैं खड़ा हूं सामने, अभी बात कर लो। जब उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद कब्जा किया तो बंगाल पे उन्होंने द्वैध शासन लागू किया, जो 1772 तक चला। फिर आपने देखा कि एक द्वैध शासन कंपनी के ऊपर लगा, अब वो लगा पिट्स इंडिया एक्ट में।
तो ये द्वैध शासन कब तक चला कंपनी वाला? ऐसे मत बोलो बेटा। यानी जब कंपनी पे द्वैध शासन लागू किया गया तो ये कब तक चला? ये तो ठीक है 1884 में ये द्वैध शासन लग गया कंपनी पर, कब तक चला? 58 तक चला। लिखाया है मैंने कि द्वैध शासन को समाप्त किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया। तो अब ऐसे ही ना क्वेश्चन होगा कि जो आपने लिखा है उसको थोड़ा इंसेंबल करके जवाब दें। क्लियर है? अब फिर तीसरी बार आप द्वैध शासन देख रहे हैं, 4 बार देखेंगे, तीसरी बार तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो तीसरी बार कहां लगा? प्रांतों में द्वैध शासन लगा 1919 में। कब तक चला? 35 तक। ठीक है। फिर द्वैध शासन आ गया केंद्र में। कब तक चला? अरे जब तक स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक चला। क्लियर है? तो अब द्वैध शासन फिर से सुन लो। बंगाल पे द्वैध शासन, कंपनी पर द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। तो 4 बार ये द्वैध शासन शब्द आता है हम लोगों को सुनने में। द्वैध शासन का जो कॉमन मीनिंग है वो हर जगह वही है कि 2 लोगों का शासन। अब कौन 2 लोगों का? ये सूक्ष्मता में जाके देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन 2 लोग थे। क्लियर है बेटा? तो अब हम लोगों को तीसरी बार सुनाई देगा द्वैध शासन। लिखें, इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में क्या बेटा? द्वैध शासन लागू किया गया। इसको डायआर्की कहते हैं बेटा इंग्लिश में। द्वैध शासन को क्या कहते हैं? डायआर्की। द्वैध शासन लागू किया गया। तो मैंने कहा ना द्वैध शासन का मतलब तो 2 का शासन होता ही है, अर्थात प्रांतों में शायद 2 लोगों का शासन हो गया। तो वो कैसे हुआ उसकी डिजाइन जानना बहुत जरूरी है। तो पहले सुनिए फिर हम लिखाते हैं आपको। एक्चुअल में करने क्या लगे वो कि प्रांत का जो विषय था वो तो बांट दिया गया कि ये विषय प्रांत का होगा। तो प्रांत के विषयों में भी कुछ विषय महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ विषय अमहत्वपूर्ण होते हैं। अभी केंद्र में जितने विषय हैं, मंत्री जितने बनाए जाते हैं, सारे मंत्री एक ही कद के होते हैं। अरे जो धाकड़ धाकड़ लोग होते हैं उनको धाकड़ मंत्रालय दिया जाता है। मोटा भाई को गृह मंत्रालय दिया गया, धाकड़ आदमी। राजनाथ सिंह थोड़ा हाइट वाइट बढ़िया थे, जिनको रक्षा मंत्रालय दे दिया गया। अब ये छोटे मोटे नेता को इतना हैवी मंत्रालय नहीं दिया जाता। तो जैसा जिसकी कद, जैसे जिसकी हैसियत वैसे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रांत के शासन के विषयों को 2 भागों में बांट दिया। अपने मन से 2 भागों में बांट दिया। जितने महत्वपूर्ण विषय थे, जितने ताकतवर विषय थे, उस पे शासन गवर्नर अपने परिषद के अस्थायी सदस्यों यानी अंग्रेजों के माध्यम से करता था। और जो अमहत्वपूर्ण विषय थे उस पे भी शासन गवर्नर ही करता था, लेकिन निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के माध्यम से करता था। तो पहली बार भारतीय प्रांतों में मंत्री होने लगे, यही बहुत बड़ा सुख था। अरे भैया आपको अभी बताया जाए कि केंद्र में कोई मंत्री बन जाए, आप पूछेंगे कि नहीं गृह मंत्रालय चाहिए? अरे भाड़ में जाए, कोई दे दो भाई, मंत्री हो जाए यही क्या कम है। और गृह मंत्रालय, ढमाका मंत्रालय तो बाद की बात है। तो पहली बार भारतीयों को मंत्री बनाया गया। और मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने ये जो किया वो अच्छा काम किया। क्यों किया? क्योंकि भारतीयों को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इसीलिए आप देखते हैं नए बच्चों को जब मंत्री बनाया जाता है ना, तो अचानक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता, उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है, उनको उप मंत्री बनाया जाता है, ताकि देखो कैसे काम होता है। और जब आपके पास अनुभव हो जाए तो फिर आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। यही ना होता है बेटा। तो अंग्रेजों ने वही प्रैक्टिकल शुरू किया। लेकिन प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। क्लियर है बेटा? अब दोनों का नाम बेटा लिख लें। और एक बात ध्यान रखना, जब हम बोले महत्वपूर्ण तो अपने नोट्स में आप कोई चिन्ह नून जो भी लगाते हो, आप लोगों का अपना टुटका जो भी होता है उसके हिसाब से कर लो। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तारे का निशान, जो भी आपको ठीक लगता हो, जो आप करते हो वो कर लीजिएगा। यह है महत्वपूर्ण।
दो भागों में बांट लिया। पहला आरक्षित विषय, पहला क्या बेटा? आरक्षित विषय हो गया। दूसरा हस्तांतरित विषय, दूसरा क्या बेटा? हस्तांतरित विषय। देखो मैं कोशिश ही ऐसा करूंगा ना बेटा कि आपके मन में कोई संदेह आने ही नहीं पाएगा। वजह मैं बता दूं कि हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र थे ना बेटा, तो कोचिंग नहीं होती थी इलाहाबाद में, तो हम लोगों ने कुआं खोद के पानी पिया है। तो आपकी हर तकलीफ, हर परेशानी मुझे तो कम से कम ढंग से पता है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न टीचर नहीं है जिनको किसी ने फिल्टर्ड चीजें दे दिया। क्योंकि हम लोगों ने बड़ा कूड़ा कचरा भी उठाया है, तब फिल्टर किया है, तब चीजें आपके पास हैं। आपकी हर कष्ट, हर वेदना मुझे पता है कि आपको कहाँ तकलीफ होगी, और कोशिश करता हूँ पढ़ाते समय उस हर वेदना से जहां मैं गुजरा हूं आपको बचाऊं। इसलिए बच्चों के मन में कोई प्रश्न ही नहीं आता। हम आने देंगे तब ना, जगह छोड़ेंगे तब ना, जगह ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई उत्सुकता हो, जगह हो, तो मोस्ट वेलकम, आप पूछिए, हम जरूर बताएंगे। 12, ये ध्यान रखना बेटा, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ? सुनो, मैं अपने अनुभव से बता दूं, मैंने अपने शैक्षिक जीवन में, एक टीचर के रूप के जीवन में कम से कम 50 बार पूछते हुए देखा है, डिफरेंट कंपेरेटिव एग्जामिनेशन में, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, द्वैत शासन का अभिप्राय पूछ लेंगे, मतलब क्या था इसका, मतलब भी लिखाने जा रहा हूं। तो द्वैत शासन प्रांतों में लागू हो गया 1919 के अधिनियम से। द्वैत शासन का अभिप्राय सिर्फ ये था कि प्रांत को जो अधिकार दिए गए उसको भी उन लोगों ने दो भागों में बांट लिया। एक को कहा आरक्षित विषय, आरक्षित विषय पे गवर्नर अंग्रेज और अंग्रेजों के माध्यम से शासन करता था। हस्तांतरित विषय जो था वो गवर्नर भारतीय निर्वाचित मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। हाँ, इसमें बेईमानी जरूर हुई कि जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित के अधीन रखे गए, और जितने अमहत्वपूर्ण विषय थे, जैसे कूड़ा उठाने का काम, झाड़ू लगाने का काम, माने बेकार टाइप का जो काम था मंत्रालय का, वो भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। लेकिन भारतीय इसी में खुश थे कि भाड़ में जाए मंत्रालय, मंत्री तो बना दिया ना, यही क्या कम है। तो ये काम उन लोगों ने शुरू किया। लिखे बेटा, आरक्षित विषय गवर्नर, परिषद के अंग्रेज सदस्यों के माध्यम से करता था। यानी यूं भी कह सकते हैं परिषद के अस्थायी सदस्यों के माध्यम से करता था। हाँ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। क्लियर है बेटा? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, महत्वपूर्ण विषय थे, उसको रखा गया। आगे बेटा, पैरा चेंज कर लीजिए। हस्तांतरित विषय निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के माध्यम से शासन किया गया। जिसमें अमहत्वपूर्ण विषय रखे गए, जिसमें अमहत्वपूर्ण विषय रखे गए। क्लियर है बेटा? तो बहुत मेहनत किया है आपने, 1919 तक पहुंच ही गए गिरते पड़ते हम लोग। बस अब एक बार और जोर लगाना है बेटा, पहुंच जाएंगे हम लोग 1935। और फिर सबको समाहित करके रखिए। 1947 मुझे पढ़ाने नहीं दीजिए, 1-2 दिन का वक्त और लगेगा, फिर होगा आपका टेस्ट। और टेस्ट में बेटा बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। ऑफलाइन वाले हमारे मित्रों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे सामने टेस्ट देंगे। ऑनलाइन वाले बेईमानी ना करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि अपना नोट पलट पलट के आंसर देके,
या फिर गूगल से पूछ उसको उत्तर बताएं। तो हाँ, नहीं नहीं, हमें आप अगर मूर्ख बनाएंगे बेटा तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफलाइन में हमारे मित्र हैं वो तो मेरे सामने टेस्ट देंगे, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हमारे मित्र हैं उनको मैं इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट पेपर भेजूंगा, वो उत्तर करके आंसर बता के मुझे भेजेंगे। अब उत्तर देते समय अगर बेईमानी पे आमादा हैं आप तो बात ही अलग है, लेकिन मुझे मूर्ख बना के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, बिना कुछ देखे, हाँ टेस्ट के पहले 20 बार, 25 बार, 50 बार, 1000 बार, लाख बार पढ़ लो, उसमें रोक नहीं लगी है, लेकिन टेस्ट देते समय ईमानदार रहिएगा। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिएगा, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत करिएगा अनावश्यक ढंग से। ईमानदारी से काम करेंगे, मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, और मुझे खूब पता है कौन कितना करेगा। इतना तो अनुभव है ये 20 साल से कि आपकी रेंज कहां तक है, आप कहां तक उड़ान भरेंगे। तो ये टेस्ट होगा बेटा। तो आज अपनी बात यही समाप्त कर रहे हैं बेटा। कल ईद है तो ठीक नहीं है, शूट ऑफ रहेगा, ऑनलाइन भी ऑफ रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन अगर बंद रहेगा तो ऑनलाइन भी बंद रहेगा। और संडे तो संडे ही है। हाँ, इन 2 दिन में हम अपना थोड़ा स्वास्थ्य लाभ भी ले लेंगे। वैसे बहुत तेजी से रिकवरी हो रही है, बहुत तेजी से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मंडे को बेटा फिर मिलेंगे, 1935 पे बात करेंगे, और उसी हफ्ते में भारत संहिता अधिनियम पे चर्चा हो जाएगी, और अगले हफ्ते में हम संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। यानी संविधान की किताब में थोड़ा सा मैंने पूजा पाठ करके हम लोग ठीक है, पन्ने खोल देंगे संविधान का, और देखेंगे भैया इस किताब में क्या लिखा होगा है ना, वो भी महत्वपूर्ण। ठीक बेटा, थैंक यू। कौन सा क्वेश्चन बेटा?